आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 4, जो कबीर और कली नाम के किरदारों के साथ कहानी को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, और जो युवराज श्रद्धा किरदारों को मिस कर रहे हैं उन्हें भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सभी मूवीज़ में अजीत कुमार जी को ही ले लिया जाए तो विजय जी, अल्लू अर्जुन, रामचरण, प्रभास जी कहाँ जाएंगे। लेकिन ये मूवीज़ नहीं, स्टोरीज़ हैं। हम अपने दोस्तों को निराश नहीं करेंगे। अगली बार युविश्रा ही पधारेंगे। तब तक कबीर कली को एंजॉय कीजिए। चलिए देखते हैं बेपरवाह इश्क के चौथे भाग में क्या चल रहा है। घर में दोनों के रिश्ते की बात की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी थी। जब तक इन बातों से जेसिका अनजान थी तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब उसे इस बात की भनक लगी तो उसे ये अपना अपमान लगा, और अब वो अपने इस अपमान का बदला लेने का मन बना चुकी थी। उसे कबीर से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़र में कबीर एक भोले भाले इंसान थे जिसे कोई भी लड़की आसानी से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा सकती थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन तान्या का स्थान और अधिकार कोई सड़क छाप लड़की ले। उसे कबीर से प्रेम नहीं था, लेकिन वो इस रिश्ते को तान्या की आखिरी इच्छा समझकर निभाने को तैयार हुई थी। पर धीरे धीरे उनके साथ वक्त बिताने पर, उनके स्वभाव को जानने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कबीर एक सच्चे और स्वाभिमानी इंसान है, जो अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का सम्मान करते हैं। एक सही जीवन साथी के रूप में कबीर से बेहतर इंसान उसे नहीं मिल सकता। और अब जब उसने ये जान लिया कि कबीर कली के साथ रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो उसका नारी मन विद्रोह पर उतर आया था। उसे कली से जलन सी होने लगी थी। कली जैसी सामान्य लड़की उसे अपने लिए एक चैलेंज नजर आने लगी थी। जेसिका अगर चाहती तो इस बारे में कबीर से बात भी कर सकती थी, लेकिन उससे पहले उसने कली को सबक सिखाने के बारे में सोचा, क्योंकि कली की वजह से ही उसे ये सब देखना पड़ रहा था। अगर वो इस घर में नहीं आई होती तो जेसिका के अलावा कबीर के सामने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता, और ना ही ऐसी क्रिटिकल स्थिति अचानक से उसके सामने आती। वो कबीर की नज़रों में अपने आप को बुरा साबित नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसे अब जो कुछ भी करना था चुपचाप अपने हिसाब से करना था, और इस बात का ध्यान भी रखना था कि किसी को इस बात की भनक भी ना लग पाए। माँ ने जब ये खुशखबरी अपनी सासू माँ को बताई तो वह काफ़ी खुश होते हुए बोली, अब जब कबीर शादी के लिए राज़ी हो गया है तो हमें भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर जल्द से जल्द उन दोनों का विवाह बंधन में बांध देना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अपने बात से मुकर सकता है, और मैं ये खूबसूरत मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। वैसे भी ये बूढ़ी आंखें तरस गई हैं इस घर में खुशियाँ देखने के लिए। कली को सामने से आता हुआ देखकर दादी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी, तुम ऐसे ही सदा खुश रहा करो, और हमारे अकड़ू बेटे को भी खुश रखना। तुम्हारे शुभ कदम इस घर के लिए सुख और शांति लेकर आए हैं। मैंने तो पहले ही नज़र में समझ लिया था कि तुम इस घर के लिए उपयुक्त हो, और हमारे नालायक बेटे को भी सही रास्ते पर तुम ही लाओगी। और देखो, मेरा कहा आज सच हो गया। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, जो होता है भले के लिए होता है, और शुभ कामों में देर नहीं करनी चाहिए। अब तो मुझे बस उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब मैं अपने परपोतों के साथ इस घर में दौड़ लगाऊंगी। कबीर को अपने पीछे खड़े चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए देखकर कली एकदम से झेप गई और उठकर कॉलेज के लिए जाने लगी। उसे देखकर दादी ने कबीर को ऑर्डर सुनाया, आज के बाद इस घर की बहू बस के धक्के खाते हुए कॉलेज नहीं जाएगी। बस अब से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अपने साथ ले जाओ और अपने साथ ही सुरक्षित घर वापस लेकर आओ। कली ने कोशिश भी की उन्हें समझाने की कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन दादी अपनी बात पर अड़ी रही और मजबूरन दादी के आगे कबीर को हाँ करनी पड़ी। कबीर ने उससे चलकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद आज की कुछ ज़रूरत केस फाइल लेने के लिए कमरे में चला गया। कली को यूं बाहर कबीर का इंतजार करता हुआ अकेले देखकर जेसिका को अपनी भड़ास निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। कली के करीब आकर जेसिका गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, देखो लड़की, मुझे नहीं पता कि तुमने कबीर को कैसे फंसाया होगा, लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, मैं तुम्हारे इरादों पर पानी फेर कर रहूंगी। कबीर के साथ जो खूबसूरत ख्वाब तुम देख रही हो ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ,
क्योंकि कबीर पर सिर्फ मेरा हक है, वो कभी किसी और के नहीं हो सकती। और अगर गलती से भी कोई भी हमारे बीच आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे तुम हो तो काफी चालाक, लेकिन मुझे भी बेवकूफ मत समझना। तुम्हारी हर एक हरकतों पर मेरी नजर है, इसलिए जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। जेसिका के इस रूप की कल्पना कली ने की ही नहीं थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसके मन में जेसिका के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो रही थी और इस बात के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। वो वहीं पर खड़े खड़े मन ही मन सोच रही थी कि कबीर के इस फैसले के साथ देकर कहीं वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रही है। उसके फैसले से कितने लोगों को दुख पहुंचेगा। क्या उसे पीछे हट जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच जेसिका कबीर जिसे प्रेम करने लगी हो और मैं भी बेवजह दोनों के बीच में आ रही हूँ। यार, तू ये क्या करने जा रहा है? तुझे पता भी है तेरे इस एक गलत फैसले के कारण दो दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कभी तुमने उस लड़की के बारे में सोचा है जिससे तुम प्यार नहीं करते, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती जीवन के सबसे पवित्र रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो? क्यों उस मासूम लड़की के पीछे पड़ा है? जब से वो तेरे घर में आई है तूने उसका जीना हराम करके रखा है। अगर उससे इतनी ही परेशानी है तो फिर उसके साथ शादी क्यों करना चाहता है? तू क्यों नहीं समझता कि तेरी वजह से उस लड़की का जीवन नर्क बन जाएगा? जब दोनों एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते तो नफरत की बुनियाद पर यह रिश्ता कितने दिनों तक टिक पाएगा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर तुझे उससे इतनी ही नफरत है तो उसे अपने घर से निकाल दे, लेकिन उससे शादी करके उसे इतनी बड़ी सजा मत दे। और फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तान्या के जाने के बाद तूने जेसिका से शादी करने की बात मान ली थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तूने इस तरह से अपना फैसला बदल दिया? अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मेरी बात सुनोगे? काफी देर राजीव की बातें सुनकर कबीर खींचते हुए बोला, मैंने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई है। तुम पहले इंसान हो जिसके सामने मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त और एक बेहतर इंसान होने के नाते ये वादा करो कि ये बात तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि कली के साथ जल्दबाजी में मैं शादी ज़रूर कर रहा हूँ। पर अगर अपने दिल की बात मानूं और तुमसे सच कहूँ तो तान्या के बाद अगर मेरे दिल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है तो वो कली है। शायद शुरू शुरू में यही कारण था कि मैं उससे चिढ़ता था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तान्या की जगह कोई दूसरा ले। जेसिका को मैं अपनी बहन की तरह मानता हूँ और शायद मैं उसे ये बात कभी समझा भी नहीं पाऊंगा। मुझे कली से चिढ़ थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके स्वभाव को जानता गया एक अनजाने से डोर मुझे उसकी तरफ खींचती ले गई। और फिर जब अचानक से जेसिका ने आकर शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे अपनी भावना को कोई नाम देना चाहिए, वरना एक बार फिर से अपनी और अपने परिवार के साथ गलती कर बैठूंगा। क्योंकि अब तक मैंने कली को जितना समझा है, जितना जाना है, वो लड़की मुझे और मेरे परिवार दोनों को संभाल सकती है। उसमें मुझे तान्या की झलक दिखती है। कबीर ने खोए अंदाज में होले से मुस्कुरा कर ये बात कही, ये जो बातें तुम मुझे बता रहे हो, क्या तुमने कली के सामने ये बातें कही? राजीव ने गंभीरता से पूछा। नहीं, मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। उसकी नज़र में मैं एक बहुत ही बुरा और खड़ूस इंसान हूँ और उसकी नज़रों में मैं वही बनकर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, उसी तरह वो भी मेरे साथ रहकर मुझे जाने, समझे और प्यार करे। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। शादी कर रहा हूँ, लेकिन उसे पूरा मौका दूंगा कि वो मेरे प्रति अपनी भावनाओं को समझकर खुद मुझे अपने जीवन में स्वीकार करे। मुझे वो स्थान दे जो एक पत्नी अपने भावी पति को देती है। मुझे उस रूप में देखे जिस रिश्ते से हम जुड़ने जा रहे हैं। तूने तो देखा ही है राजीव कि मेरी माँ और दादी उसे कितना पसंद करती हैं। मुझे उसका प्यार मिले ना मिले, लेकिन मेरे परिवार को उनकी पसंद की बहू ज़रूर मिल जाएगी। उसमें वो सारे गुण हैं जो मेरी माँ और दादी अपनी होने वाली बहू में ढूंढ रही थी। फिर मैं अपने परिवार की पसंद की अवहेलना करके दोबारा वो गलती कैसे दोहरा सकता हूँ? अब तू ही बता, क्या मैंने ये फैसला लेकर कोई गलती की है? मैंने तो बस वही किया है जो मेरे परिवार वाले चाहते हैं। मैंने उनकी खुशियों को ध्यान में रखकर अपने जीवन का सही फैसला लेने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि इस काम में तू भी मेरा साथ दे। राजीव ने कबीर को गले लगाकर कहा। मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ हूँ। छत पर से सूखे कपड़े उतारते समय बैलेंस बिगड़ जाने के कारण कली छज्जे से नीचे लटकी मदद की गुहार लगा रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर माँ और दादी के तो हाथ पांव कांपने लगे थे। उन्होंने जल्दी से नौकर से सीढ़ी लाने के लिए कहा, लेकिन तब तक कली की
करुण आवाज सुनकर कबीर भी छत की तरफ दौड़ लगा चुके थे। कली की इस अजीबोगरीब हालत को देखकर एक पल के लिए तो वो भी घबरा गए, लेकिन फिर विवेक से काम लेते हुए कली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे समझाने लगे कि मेरे हाथों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करे। इस वक्त कली की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हालत देखकर कबीर भी डर गए थे, लेकिन इस वक्त अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में वो कली की मदद करके उसका जीवन बचाना चाहते थे। कली ने अपने दोनों हाथों से छज्जे को कसकर पकड़ रखा था। वो अपना हाथ हटाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किलों से कबीर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कली, मेरी तरफ देखो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता और इस क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना ही होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम अपने एक हाथ से छज्जे को धीरे धीरे छोड़कर मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। इस वक्त उनकी आंखों में कली को कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसमें मंत्रमुग्ध सी हुई अपना हाथ उनके हाथों में सौंप दिया और कबीर भी अपना पूरा जोर लगाकर कली को अपने हाथ के सहारे धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर ले आए। इतनी मेहनत के बाद दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे से उसी तरह लिपटे हुए कुछ देर तक छत पर वैसे ही हालत में अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कली बहुत डरी हुई थी और कबीर उसका सर सहलाकर उसे तसल्ली दे रहे थे कि अब सब ठीक है। इस वक्त दोनों को ही अपनी स्थिति का होश नहीं था। देर पहले हुई घटना की दहशत से उबरने की कोशिश कर रहे थे। अगर परिवार के सदस्य छत पर इकट्ठा ना होने लगते तो उन्हें अभी भी अपनी स्थिति का भान ना होता। सबके साथ जेसिका भी छत पर आ गई थी। दोनों को इस हालत में देखकर कुछ पल के लिए उसकी सांसें अटक गई थी। वो जितना ही दोनों को दूर रखना चाह रही थी, दोनों उतने ही पास आ रहे थे। उसका बस चलता तो वो इस वक्त कली को उनसे अलग करके अपने हाथों से एक बार फिर उसे छत से धक्का दे देती। उन्हें इस हालत में एक दूसरे से लिपटा हुआ देखकर माँ ने पास आकर कली से पूछा, मेरी बच्ची, अब तुम ठीक हो? तुमने तो आज डरा ही दिया था। कली जल्दी से कबीर से अलग होते हुए माँ के गले लग गई। सभी लोग उसको लेकर नीचे आ गए थे। छज्जे पर लटके होने की वजह से उसके हाथों में आए खरोंचों पर कबीर पट्टी कर रहे थे और कली को आज उन पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो एक पल उन्हें देखती, फिर नजरें नीची कर लेती। राजीव, जो कि कुछ देर पहले कबीर से मिलने आए थे और इस घटना के गवाह थे, वो इकलौते इंसान थे जिनके सामने कबीर ने अपने दिल की बात कही थी। कबीर की बहकी बातों को सुनकर राजीव अभी तक आश्चर्य से उन्हें देखकर एकटक निहार रहे थे, जैसे वो कबीर ना होकर देश का 8वां अजूबा हो, जिसे समझ पाना उनके लिए बस की बात नहीं है। राजीव मन ही मन सोच रहे थे कि कली अगर ऐसे खड़ूस इंसान को समझती है तो उसका ये सोचना बिल्कुल सही है। आखिर आज के समय में ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने प्यार के सामने अपने प्यार को कबूल करने में झिझक रहा है। बात शादी तक पहुंच गए, लेकिन अब तक जनाब अपने दिल की बात नहीं कह पाए। आखिर शादी को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं। यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलट है। जिस इंसान को वे हिटलर समझ रही है, वो इंसान उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कली को ही ये पता नहीं है। और ये एक जनाब है जिन्होंने अपनी शादी को भी क्रिटिकल केस बना रखा है। परिवार के सभी लोग कली के आसपास खड़े उसके लिए चिंता जता रहे थे कि अचानक से उसके साथ हादसा कैसे हो गया, और कोने में खड़ी जेसिका इन बातों को सुनकर घबरा रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसके किए कुकृत्य सबके सामने आ गए, और अगर ऐसा हो गया तो जल्दी वो इस परिवार से धक्के देकर बाहर निकाल दी जाएगी, जो वो कभी नहीं होने देगी। राजीव ने कड़कड़ाती ठंड के इस सीजन में जेसिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहा, क्या बात है जेसिका जी, आपके चेहरे पर इस ठंड में भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कली जी को उस हालत में देखकर आपको सदमा लगा है? अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जेसिका राजीव की तरफ जलती हुई निगाहों से देखते हुए बोली, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कबीर जी के दोस्त हो, उनके दोस्त बनकर रहो, मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश भी मत करना। जरा गुस्से में देखकर राजीव मुस्कुराते हुए बोले, आपकी यही कातिलाना अदाएं तो हमें आपके नज़दीक ले आती हैं। वैसे हम भी बुरे इंसान नहीं हैं, कभी हमें परखने की कोशिश तो कीजिए, शायद आपको जिसकी तलाश हो वो तलाश पूरी हो जाए। उनकी निहायत घटिया बकवास सुनकर जेसिका गुस्से में अनकंट्रोल होते हुए उनकी आंखों के सामने अपनी उंगली घुमाते हुए धमकी भरे अंदाज में बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर राजीव।
अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज के बाद मुझसे कभी भी इस तरह की बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी औकात दिखाने में ज़रा भी देर नहीं करूँगी। राजीव उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी औकात दिखाएगा, लेकिन मेरी नसीहत याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हम गलत कर रहे होते हैं लेकिन अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाते, और जब तक एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। कभी अकेले में बैठकर इस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा। जेसिका ने उनके सामने कड़ा रुख अपनाते हुए भले ही अपने डर को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि शायद डॉक्टर राजीव को उस पर शक हो चुका है, क्योंकि वो जिस तरह की बातें उससे कर रहे थे उससे साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मीठी मीठी बातों में ही उसे उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश की है। और अब उसने सोच लिया था कि आगे से उसे और अधिक सावधान रहना होगा, लेकिन जितना सीधा अपने आसपास के लोगों को वो समझ रही है, इतने भी सीधे ये लोग हैं नहीं। पर जिस तरह से कबीर कली की परवाह कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ही कली के साथ गलत करने की कोशिश की है, उस दिन ना जाने कबीर मेरे साथ क्या कर बैठे। कबीर का कली के लिए चिंतित रहना और उसकी इस तरह से परवाह करना देखकर माँ और दादी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। राजीव को भी कबीर का इस तरह कली के लिए फिक्रमंद होना देखकर अच्छा लग रहा था। दिल को हल्का करने की सोचकर कली से पूछा, भाभी जी अब कैसा महसूस कर रही हैं? राजीव के मुंह से भाभी जी का संबोधन सुनकर कली और कबीर दोनों की निगाहें एक साथ उनकी तरफ मुड़ गई। दोनों को इस तरह अपनी तरफ निहारते हुए देखकर राजीव घबराने की एक्टिंग करते हुए बोले, अरे आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? जल्द ही आप दोनों की शादी होने वाली है और इस रिश्ते से आप मेरी भाभी हुई। और फिर जल्दी से माँ की तरफ मुखातिब होकर पूछने लगे, जो उनकी बात सुनकर पहले ही मुस्कुरा रही थी, आंटी क्या भाभी कहकर मैंने कोई गलती की है? देखिए अपने इस खड़ूस बेटे को किस तरह से मुझे घूर रहा है। क्या अपने दोस्त की होने वाली बीवी को मैं भाभी भी नहीं कह सकता? मुस्कुराते हुए कली के पास आकर उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, अब जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इन बुरी यादों को भूलकर आगे बढ़ो, इस हादसे को भूल जाओ। अब तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आगे से तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और बहू से पहले तुम मेरी बेटी हो। आज तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं घबरा गई थी, लेकिन अब इन बुरी यादों पर मिट्टी डालो और आगे की अपनी शादी से जुड़ी खूबसूरत रस्मों को एंजॉय करो। और आप डॉक्टर कबीर अब जाकर अपना हॉस्पिटल संभालो, हम यहाँ घर पर अपनी बहू को देख लेंगे। अपनी माँ की बातों को सुनकर कबीर झेपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें इस तरह जाता हुआ देखकर राजीव भी उनकी तरफ आकर बोले, अरे रुको, मुझे भी हॉस्पिटल ही चलना है। आज की घटना के बाद कबीर की हालत देखकर राजीव को भी यकीन हो गया था कि वो कली को सचमुच चाहने लगे हैं। राजीव उनको छेड़ते हुए बोले, श्रीमान आशिक, आज तो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले आशिक की तरह आपकी चाहत बारिश की बूंदों की तरह भाभी जी को अपने प्यार में सराबोर कर रही थी, जिसे आंटी जी के पार की नजरों ने भी देखा और समझा। पता नहीं भाभी जी ने तुम्हारी चाहत का एहसास किया या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी हालत देखकर तुम बेचैन हो रहे थे, वहां पर उपस्थित हर किसी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कितना प्यार भरा हुआ है। कभी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पीड बता रही थी कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचकर राजीव के साथ से छुटकारा पाना जा रहे हैं, क्योंकि राजीव की नॉन स्टॉप भगभग अब उन्हें बोर करने लगी थी, जिसे बर्दाश्त करना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कली अपने कमरे में बैठी बैठी किन्हीं सोचों में गुम थी। वो तो भली चंगी छत पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े उतार रही थी। फिर अचानक से उसे ऐसा क्यों लगा कि पीछे से उसे किसी ने धक्का दिया हो। अपने मन की ये बात वो किसी और के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए चुप रही। लेकिन ये बात अब उसे परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार में ऐसा कौन है जो उसे पसंद नहीं करता है। इस वक्त उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहे थे। वो सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर कबीर ने अपनी कुड़न निकालने के लिए उसे छत से धक्का दे दिया हो, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है उन्होंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए ऐसे चालें चल रहे हों, क्योंकि उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार कोशिश नाकामयाब रही। छत पर मुझे बचाने के लिए सबसे पहले वही नजर आए थे, और आज जिस तरह से वो मेरी केयर करने का नाटक कर रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा था जैसे वो मेरे लिए कितने फिक्रमंद हैं। वो तो मैं ही जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कैसी डील हुई है।
कली अकेले में और भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती, लेकिन सही वक्त पर उसके लिए नाश्ता लेकर आती हुई माँ ने उसकी ऊटपटांग सोच पर विराम लगा दिया। माँ को कमरे में आता हुआ देखकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली। उन्होंने बड़े प्यार से उसके पास बैठते हुए शंकु के हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली और कली की तरफ बढ़ते हुए बोली, बेटा पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद दवाई खा लीजिएगा। माँ के प्यार और ममता को देखकर वो एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गई कि इतनी अच्छी माँ का बेटा इतना खड़ूस कैसे हो सकता है, जिसे दूसरों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। बस अपने मतलब के लिए वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ना जाने किसने इन्हें डॉक्टर बना दिया, पता नहीं ये अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर पाते होंगे या वहाँ भी अपने आप को सर्वोत्तम दिखाने की कोशिश में ज़रूर अपने मरीजों को भी कड़वी दवाई देते होंगे। मुझे तो ये इंसान कभी भी समझ नहीं आया, जो अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं और खुद के साथ भी। अगर शादी करनी ही थी तो जेसिका के साथ ही कर लेते, इसी बहाने मेरी भी जान बच जाती। अब तो हर वक्त ये डर रहेगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सज़ा के तौर पर ना जाने ये इंसान मेरे साथ क्या करे। अगर जेसिका जिसे भी शादी कर लेते तो उस बेचारी का भी दिल नहीं टूटता और परिवार वाले भी खुश रहते, लेकिन नहीं, इनको तो अपनी अक्कड़ प्यारी है। जब तक किसी के जीवन में भूचाल नहीं लाएंगे तब तक इनका काम कहाँ बनने वाला है। उधर हॉस्पिटल में राजीव द्वारा छेड़े जाने पर कबीर के मन में कली को लेकर जो भावनाएं थी वो उनके मन को गुदगुदा रही थी और वो सोच रहे थे कि क्या सचमुच कली को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग ने संकेत दिया कि नहीं, ऐसा करना जल्दबाजी होगी। मुझे अपने रिश्ते को मौका देना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कली मेरे बारे में जैसा सोचती है वो इतनी जल्दी मेरी भावनाओं पर यकीन नहीं कर पाएगी। उससे अच्छा है कि वो मेरे साथ रिश्ते में जुड़कर धीरे धीरे खुद ही मेरी भावनाओं को समझे और स्वीकारे। जेसिका की चली गई चाल उस पर ही भारी पड़ रही थी, इसीलिए अब कुछ समय के लिए वो शांत पड़ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने से उसके लिए खतरा बढ़ जाए। शादी का समय नज़दीक आ रहा था तो कबीर की बुआ की बेटी सोनी, जो अपने माता पिता के साथ इंडिया छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहती थी, तो उनके विदेश चले जाने के बाद कबीर की माँ सोनी को अपने साथ ले आई थी। वो पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में थी, लेकिन अब शादी की डेट नज़दीक आने पर अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए घर आ गई थी। जैसे परिवार के सभी लोगों को कबीर के जीवन में खुशियाँ लाने की चाहत थी, उसी तरह सोनी भी चाहती थी कि उसके भाई के जीवन में खुशियाँ वापस लौट आएँ। और जब उसे पता चला कि कबीर ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और शादी के लिए हाँ भी कर दी है, तो वो बहुत खुश हुई और कॉलेज से छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए घर पर वापस लौट आई। कबीर को देखते ही वो खुश होते हुए दौड़कर उनके गले लगकर बधाई देते हुए बोली, भाई आपने अपने लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और कली भाभी तो आपके लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगी। कबीर बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अरे बस कर मेरी तूफान मेल, सीधे हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, फ्रेश तो हो लेने दे, फिर फुर्सत से तुम्हारी बकबक सुनूंगा। भाई मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं कली भाभी से मिलकर आती हूँ। सोनी कली से मिलने की धुन में आगे बढ़ रही थी जब सामने से आती हुई जेसिका से टकरा गई और अचंभित नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी, अरे जेसिका दीदी आपका भाई? फिर अपने ही सर पर टपली मारते हुए कहने लगी, देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, घर में शादी है और आपसे पूछ रही हूँ कि आप कब आई। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप भी भाई की शादी में शामिल होने के लिए आई होंगी, मुझे भी आपके साथ अच्छी कंपनी मिल जाएगी शादी एंजॉय करने के लिए। जेसिका को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो किसी तरह सोनी से पीछे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सोनी ने उसे अपनी बातों में उलझा रखा था। फ़ोन का बहाना बनाकर जेसिका वहाँ से जाने लगी और सोनी कली से मिलने उसके कमरे में चली गई। कबीर भी फ्रेश होकर सोनी से मिलने और उसकी कॉफ़ी पीने के लिए नीचे आ गए। सोनी कली को अपने साथ ही कबीर के पास ले आई। कबीर और सोनी की बातों के बीच कली बोर हो रही थी। सोनी कबीर से बोली, भाई कुछ दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, चलिए ना कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं। वैसे भी मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, थोड़ी मस्ती तो होनी ही चाहिए। कबीर सोनी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें बचपन में बहन की कमी थी जो सोनी के आने से पूरी हो गई थी। सोनी का उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था और यही वजह थी कि सोनी की कही गई बातें उनके लिए काफ़ी अहमियत रखती थी। अपने लिए भले ही फैसला लेने में देरी करें, लेकिन उसकी बातों को पल भर में मान जाते थे।
कबीर बातें तो सोनी से कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार कली की तरफ जा रहा था, जो चुपचाप काफी कॉफी पीने में मशगूल थी। उन्हें उसका इस तरह से चुप रहना बुरा लग रहा था। कली भी कभी कभी नजर उठाकर कबीर को देख लेती, फिर नजरें फेर लेती। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात ना करते हुए देखकर सोनी को एक शरारत सूझी। उसने झट से कबीर के कॉफी का मग उठाकर कली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, आप शायद भाई की कॉफी में शक्कर डालना भूल गई हैं, जरा चक्कर देखिए तो। कली भी उसकी बातों में आकर कॉफी का एक सिप लेते हुए बोली, शक्कर तो ठीक है। उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए सोनी कॉफी का मग कबीर के हाथों में पकड़ाते हुए कहती है, अब आपकी कॉफी मीठी हो गई, लीजिए इसका लुत्फ उठाइए, मैं चलती हूँ। कबीर कली दोनों आश्चर्य से उसे देखते रह गए। कली कबीर को रोकते हुए बोली, कबीर जी, उसे वापस रख दीजिए, मैं दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। उसे मैंने छूटा कर दिया है। लेकिन कबीर उसके कहने के साथ ही उसको बड़े प्यार से देखते हुए उसकी कॉफी पीने लगे और अपनी होने वाली भोली बीवी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में लौट गए और पीछे छोड़ गए कली के छोटे से दिमाग में ये सवाल कि उन्होंने मेरी छोटी कॉफ़ी को क्यों पिया, वो भी इतने प्यार से। सोनी ने माँ को जब घूमने के प्लानिंग के बारे में बताया तो माँ अपने बेटे के इस फैसले पर काफ़ी खुश हुई, क्योंकि उनकी तो कब से ये दिली इच्छा थी कि कबीर खुद के लिए समय निकाले और खुश रहे। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर कबीर की एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी जिसमें उनका होना अनिवार्य था, इसलिए उन्होंने पहले ही सोनी को फ़ोन करके सूचित कर दिया था कि आज मुझे लौटने में काफ़ी लेट हो जाएगा। अगर हो सके तो सोनी अपने बैग के साथ मेरा भी बैग पैक कर ले, क्योंकि सर्जरी के बाद देर रात लौटने पर उनके पास इतना समय नहीं होगा कि मैं अपना बैग पैक कर सकूं। वो माँ को मैं परेशान नहीं करना चाहता। कबीर ने अनजाने में ही सही, लेकिन सोनी को एक अलग और मौका दे दिया था कली को छेड़ने के लिए। फ़ोन के तुरंत बाद सोनी फटाफट कली के कमरे में पहुंची और उसे ज़बरदस्ती उठाकर कबीर के कमरे में ले गई और वहां बिस्तर पर बैग रखते हुए कली को हिदायत दी। भाई ने फ़ोन करके बताया है कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, इसीलिए भाभी आप उनका बैग पैक कर दें। कली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कबीर के पहनावे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो उनकी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि उसकी पैकिंग की वजह से अगर कबीर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो एक बार फिर से सभी के सामने कबीर उसका मजाक बना देंगे। सोनी को कमरे से बाहर जाते हुए देख कली ने उसका हाथ पकड़ लिया और मिन्नत करने लगी, प्लीज़ मुझे कबीर जी की पसंद बताएं, उसी अनुसार मैं उनका बैग पैक कर दूंगी। सोनी माँ के साथ मिलकर कबीर और कली को करीब लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी इस मुहिम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। कबीर को आज हॉस्पिटल से लौटने में देर हो जाएगी, ये बात सभी को मालूम थी, लेकिन माँ ने जानबूझकर खाने के बाद सबको सोने के लिए कह दिया और कली से बड़े ही प्यार से कहा, बेटा तुम पढ़ाई करते हुए देर तक जागती रहती हो ना, इसीलिए तुम ही कबीर के वापस लौटने पर उन्हें खाना खिला देना, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अधिक समय तक बैठ नहीं सकूंगी। उनकी तबीयत के बारे में सुनकर कली ने उनकी बात मान ली। उस मासूम को क्या पता था कि ये सब उसके खिलाफ रची गई साजिश के तहत हो रहा है, जिसमें अब वो फंस चुकी है। वो कबीर से जितनी दूरी बनाकर रखना चाह रही थी, परिस्थितियाँ उन्हें और भी नज़दीक ला रही थी। कली के हाँ कहते ही माँ और सोनी एक दूसरे को हाई फाई करते हुए अपने अपने कमरे में चली गई। कली कबीर का इंतजार करते हुए वहीं सोफे पर ही सो गई। कबीर को वापस लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए दबे पांव अंदर आकर जब उन्होंने कली को सोफे पर इस तरह सोते हुए देखा तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। रात के इस वक्त कली का यहाँ इस तरह से बैठे बैठे सो जाना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कली के नज़दीक आकर उन्होंने एक दो बार उसे आवाज़ दी, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में थी। तो कबीर उसके कंधे को हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगे। वो हड़बड़ाकर में उठकर माफ़ी मांगने लगी और नींद में ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी पसंद के बारे में नहीं पता था, इसलिए मुझे जो समझ आया मैंने वो सामान रख दिया। उसे इस तरह नींद में बड़बड़ाते हुए देखकर कबीर के पास में रखे हुए जग से पानी निकालकर पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिड़क दी, ताकि उसकी नींद खुल जाए, वो संभल जाए। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही वो संभल भी चुकी थी और कबीर को सामने देखकर सहम भी गई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए इशारों में कबीर से खाना खाने के बारे में पूछने की कोशिश की। आज उसकी ऐसी बहकी बहकी हरकतों को देखकर कबीर को तहज्जुब हो रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका टेम्परेचर चेक करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कहीं आज उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। उनके बढ़ते हुए हाथ को देखकर कली कुछ और ही सोचकर घबराती हुई पीछे हटने लगी।
अगर अचानक से पीछे दीवार न आई होती तो शायद वो अभी भी वैसे ही करती। उसकी अजीब सी हरकतों को देखकर कबीर झल्लाते हुए बोले, आज तुम्हें हो क्या गया है? आज का दिन वैसे ही मेरे लिए काफ़ी भारी रहा है और अब तुम्हारी ये अजीब हरकतें देखकर तो मन कर रहा है कि अपना सिर ही पीट लूं। उनके चेहरे की परेशानी को देखकर कली उनकी परेशानी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल ये सोचकर चुप रह गई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से कबीर को मौका मिल जाए उसे सुनाने का। उसने सिर्फ इतना ही पूछा, क्या मैं आपका खाना निकाल दूं? लेकिन दिन भर की थकान के कारण कबीर की खाना खाने की ज़रा भी इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए खाने को मना करते हुए बोले, खाना नहीं चाहिए, दिन भर के काम के कारण हुई थकान से सर में दर्द है। अगर हो सके तो एक कप कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। उनके वहां से जाते ही कली ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब तक वो अपनी सांसों को रोक कर खड़ी थी। उसने फटाफट किचन में जाकर एक कप कॉफ़ी बनाया और कबीर के कमरे में लेकर पहुंच गई। कबीर शायद अभी फ्रेश हो रहे थे क्योंकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो कॉफ़ी का मग उठाकर वापस जाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कबीर उसे वापस जाता हुआ देखकर रुकने के लिए बोले। कली उनकी आवाज़ से उसी तरह बिना मुड़े किसी बुत की तरह खड़ी हो गई। पहली बार माँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आज बार बार उससे ऐसी गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से कबीर के सामने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शर्टलेस कबीर अपने बालों को झटकते हुए उसके काफ़ी करीब आ गए थे। उनकी खुशबू कली के मन को विचलित कर रही थी और उनकी करीबी उसकी धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही थी। इस वक्त वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कबीर के रोकने पर खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए किसी रिमोट चालित यंत्र की भांति खड़ी रही। कबीर ने उसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी की, जो कली की आंखें बंद करने के साथ एक अनजाना सा एहसास दे गई। तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रही हो? वो अपने मन को नियंत्रित करके उनके सवाल का जवाब देते हुए लड़खड़ाती जबान में बोली, मैं आपसे भला क्यों डरने लगी? मैंने आपको कमरे में नहीं देखा था तो वापस लौट रही थी। अच्छा, तो फिर मुझे इस चेहरे पर घबराहट क्यों दिख रही है? अगर कॉफ़ी ही देने आई थी तो कॉफ़ी रख कर जा सकती थी। फिर अब तक यहाँ रुक कर क्या कर रही हो? इस बात का क्या जवाब दूँ? मैं तो जा ही रही थी, लेकिन आपने ही मुझे रुकने के लिए कहा था। ये बात वो सिर्फ मन में ही सोच कर रह गई। बाहर सोनी और माँ खंबे की ओट में छुपकर टकटकी लगाए कबीर के कमरे की तरफ ही देख रही थी, जिसमें कली काफ़ी पहले कॉफ़ी लेकर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। अब उन दोनों की घबराहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो कबीर के गुस्से से भली भांति परिचित थी। सोनी ने तो घबराहट में माँ से ये भी पूछ लिया कि मामी, अंदर क्या हो रहा होगा जो इतनी देर हो रही है? दूसरे के सवालों का जवाब देती उससे पहले ही कली बाहर आती हुई दिख गई। दोनों ने राहत की सांस ली। माँ तो सुकून से अपने कमरे में वापस लौट आई, लेकिन सोनी कली का हाल चाल लेने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कली के चले जाने पर कबीर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मन ही मन मुस्कुराते उसके नज़दीकी के एहसासों को महसूस कर रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब कबीर ने उसको अपने प्यार का एहसास दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। अब उनकी ये छोटी सी कोशिश कली के बेपरवाह इश्क में कितने सफल हुई वो नहीं जानते थे, लेकिन अभी भी उन्हें कली के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उनकी सांसों में घुली हुई थी। वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचते रहे। तुम्हारी मासूमियत से भरी आंखें मुझ में हमेशा इस बात का एहसास कराती है कि तुम मेरी चाहत हो। तान्या के जाने के बाद जिन एहसासों को मैं दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था, जिन एहसासों से अपने आप को बचाना चाहता था, तुम्हारी मासूमियत ने एक बार फिर से मेरे दिल में दस्तक देकर उन एहसासों को उभार दिया है। मैं नहीं जानता कि इस बार मेरी चाहत सफल होगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे इस बेपरवाह इश्क को मुकम्मल इश्क में पाने की। इस बार मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। कमरे में आ चुकी थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले कबीर के कमरे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर उसके दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़े हुए थी। अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। कबीर के नज़दीकी से मुझे जो नए एहसास महसूस हुए थे वो सब क्या हैं? क्यों मेरे अंदर एक कंपन सी महसूस हो रही थी जो आज तक नहीं हुई? कबीर के व्यवहार से तो मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, तो फिर क्यों मैं उनके करीबी से पिघल रही थी? क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को असली शादी तो नहीं समझने लगी हूँ? नहीं, मुझे अपने मन की भावनाओं के उड़ान पर कंट्रोल रखना होगा। मुझे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसमें भावनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना काम पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वैसे भी मेरे जाने ना जाने का सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि कबीर खुद ही किसी भी पल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मुझे छोड़ देंगे। फिर तो मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। ना जाने क्यों ये सब सोचकर उसका दिल दुखी हो रहा था। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो भारी मन से बिस्तर पर पड़े अपने कपड़ों को समेट रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जारी है। क्या कबीर अपने प्यार का एहसास करा पाएंगे कली के बेपरवाह इश्क को? क्या जेसिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या कबीर कली को एक करने की माँ और सोने की कोशिश रंग लाएंगी? सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। देखते रहिएगा बेपरवाह इश्क।